गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा आप सब। चलिए भाई, शुरुआत करनी है एक नए टॉपिक की जिसका नाम है प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। जो कुछ इंट्रोडक्शन अपन ने देखा था इस चैप्टर का, उसके अंदर ये देखा था कि भाई जो है प्लांट ग्रोथ कैसे करता है, उसकी इनडिटर्मिनेट ग्रोथ होती है। देखा था कि भैया उसकी ग्रोथ को मेज़र करना है तो टाइम स्केल जो है अपन को पैरामीटर्स लेने पड़ेंगे। कुछ जैसे कि लेंथ उसकी लेनी पड़ेगी, साइज़ उसकी लेनी पड़ेगी। कुछ अपन ने डेटाज देखे थे ज्योमेट्रिकल ग्रोथ और अर्थमेटिक ग्रोथ के, कि अर्थमेटिक ग्रोथ के अंदर क्या होता है कि भाई एक सेल माइक्रोरेक्टेंगुलर डिवाइड कर रही है तो उसमें से जो दो नई सेल बनती हैं उसमें से एक नई सेल वैसे की वैसे रह जाती है और एक नई सेल डिवाइड करने लग जाती है। ठीक है, फिर जो वापस उससे दो सेल बनेगी बेटा, उसमें से भी एक सेल वापस क्या हो जाएगी, अपनी ग्रोथ को रोक देगी, मैच्योर हो जाएगी और बाकी की जो नई सेल है एक और, वो डिवाइड करना शुरू कर देगी। ये तो अर्थमेटिक ग्रोथ में अपन ने देखा था। और ज्योमेट्रिक ग्रोथ अपन ने देखी थी कि भैया दोनों सेल है डिवाइड करती हैं, उससे जो नई सेल बनी चार, वो चारों भी अलग अलग अपने आप में माइटोसिस करेंगी और सेल्स बनाती रहेंगी। तो अपन ने ये दोनों चीज़ें देखी, इनका फॉर्मूला अपन ने देखा डील क्या दोनों टाइप ऑफ ग्रोथ से। फिर अपन ने देखा कि यार एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट को देखा कि दो तरह से रेट अपन देख सकते हैं, एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट या फिर बात करें अपन रिलेटिव ग्रोथ रेट। एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट अपन ने देखा कि भाई जो है रिलेटिव अपन बात करें कि वहाँ पे माइनस करके देखते हैं कितना पीरियड ऑफ टाइम में कितना ग्रोथ किया, तो दोनों का सेम आया था लीव्स का, पर रिलेटिव ग्रोथ रेट उनकी जो है अलग अलग आई थी। जो बी अपन ने ए की बात करी तो ए की ग्रोथ रेट अलग थी और बी की बात करी तो बी की ग्रोथ रेट अलग थी बेटा वहाँ पे। तो ये अपन जिक्र कर चुके थे, समझ चुके थे, जान चुके थे। अब हमें जानना है कुछ प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स के बारे में, समझना है उनको बारी से। चलिए शुरुआत करते हैं, बात करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स की। सबसे पहले अगर अपन देखें, जिनको फाइटो हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है, और उन फाइटो हार्मोन्स जो या फिर प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स जो होते हैं, स्मॉल सिंपल बायोमोलिक्यूल्स अपन कह सकते हैं इनको। स्मॉल और सिंपल बायोमोलिक्यूल्स होते हैं ये, ठीक है, दैट रेगुलेट प्लांट ग्रोथ। अब बेस्ड ऑन द फंक्शन अगर अपन बात करें तो दो तरह के प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं। एक दो प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स होते हैं जो ग्रोथ को प्रमोट करेंगे, और एक प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स होते हैं जो ग्रोथ को इनिबिट करेंगे। अगर प्रोमोटर्स की बात करता हूं तो सेल डिवीजन और एनलार्जमेंट, ग्रोथ कैसे कराएंगे, कैसे प्रमोट करेंगे, या तो सेल डिवीजन कराएंगे, एनलार्जमेंट कराएंगे, या ट्रॉपिक ग्रोथ कराएंगे, या पैटर्न फॉर्मेशन, जो भी जिस भी तरीके से ग्रोथ होती होगी वो ग्रोथ वहां पे होगी इन हार्मोन्स के द्वारा, जो कि क्या कहलाएंगे बेटा, प्लांट ग्रोथ प्रमोटर्स कहलाएंगे। एग्जांपल उसके गिवन है आपके सामने, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और साइटोकाइनिन। अगर मैं बात करूं प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स की, तो प्लांट ग्रोथ इनिबिटर जो है बेटा, ये ग्रोथ रिटार्ड या फिर स्टॉप कराएंगे, इनिबिट कराएंगे। जैसे कि डोरमेंसी और एब्सिशन, ये दो तरह की एक्टिविटीज ऐसी हैं जिससे ग्रोथ क्या होती है बेटा, रिटार्ड होती है या इनिबिट होती है। ये दो तरह की प्रोसेस ऐसी हैं जिसकी वजह से ग्रोथ रिटार्ड या इनिबिट होती है, और ये जो कराते हैं वो कहलाते हैं बेटा प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स। अरे समझ में आ रहा है बेटा क्या गेम चल रहा है यहाँ पे। गेम बस इतना सा है कि दो नाम आपको याद रखना है, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ये दो क्या है बेटा, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स हैं। क्या है ये, प्लांट ग्रोथ इनिबिटर्स। अगर अपन बात करें, अगर सबसे पहले हर एक प्लांट ग्रोथ हार्मोन की यहाँ पे जिक्र करेंगे, समझेंगे उसे। सबसे पहले बात करेंगे अपन ऑक्सिन की। सर चार्ल्स डार्विन और उनका बेटा फ्रांसिस डार्विन बेटा जो है कैनरी ग्रास पे एक्सपेरिमेंट करते हैं, उन्होंने पाया कि जो केलियोप्टाइल है कैनरी ग्रास का, वो एक यूनिलेटरल एलिमिनेशन के तरफ झुकाव शो कर रहा था। जिस तरफ से उसको लाइट शो हो रही थी उस तरफ वो जो कैनरी ग्रास का जो केलियोप्टाइल है वो ग्रो, या कह रहे हैं कि उस तरफ जो बैंड हो रहा था। तो अगर अपन बात करें कि एफ.डब्ल्यू. वेंट ने आगे जाके इस केमिकल को आइसोलेट किया जिसका नाम था ऑक्सिन फ्रॉम द टिप्स ऑफ केलियोप्टाइल्स ऑफ ओट सीडलिंग्स। ओट के सीडलिंग से केलियोप्टाइल्स के जो बेसिकली उन्होंने ऑक्सिन को आइसोलेट किया और समझाया कि भैया यहाँ पे हो ऐसा रहा था कि जिस तरफ लाइट मिल रही थी उसके अपोजिट तरफ, जिस तरफ लाइट मिल रही थी उसके अपोजिट तरफ ऑक्सिन यहाँ पे डेवलप हो रहा था। जिस तरफ लाइट मिल रही थी उसके अपोजिट तरफ यहाँ पे ऑक्सिन डेवलप हो रहा था यहाँ पे। इस वजह से जो है बेंडिंग हो रही थी किसकी, इस वजह से जो बेंडिंग हो रही थी वो लाइट की तरफ हो रही थी। तो ऑक्सिन्स जो है बेसिकली वो आइसोलेट किए गए थे फर्स्ट टाइम ह्यूमन यूरिन से। बहुत काम रखने की बात जो है, याद रखने की बात है, वो ये है कि फर्स्ट टाइम किसने आइसोलेट किया था, फर्स्ट टाइम आइसोलेट किया गया था बेटा फ्रॉम ह्यूमन यूरिन, जो बात करें अपन। और सबसे पहले जो है डिस्कवर किसने, ऑब्जर्व किसने किया था, सर ये दोनों पॉइंट काम के हैं। ऑक्सिन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द ग्रोइंग अपाइसेस ऑफ स्टेम्स एंड रूट्स। ऑक्सिन प्रोड्यूस किए जाते हैं फ्रॉम द ग्रोइंग अपाइसेस, जो सबसे पहले ऊपर की टिप होती है ना किसकी, स्टेम की और रूट्स की, वहाँ पे जो है ऑक्सिन प्रोड्यूस किए जाते हैं। वेयर दे माइग्रेट टू रीजन्स ऑफ देयर एक्शन, जो है उसके बाद वो अलग अलग एक्शन जहाँ पे उनको करना होता है, जहाँ पे उनको ग्रोथ करानी होती है, वहाँ पे वो माइग्रेट करते हैं। अगर अपन बात करें ऑक्सिन्स के टाइप्स की तो सॉरी, दो तरह के टाइप्स होते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। अगर मैं बात करूं यहाँ पे नेचुरल और सिंथेटिक में भी, नेचुरल की सबसे पहले तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड, इसको IAA के नाम से जाना जाता है, और इंडोल ब्यूटारिक एसिड इसको IBA के नाम से जाना जाता है। ये आइसोलेट किए गए थे बेटा प्लांट से, इसीलिए क्या है, नेचुरल है। ठीक है, सिंथेटिक की अगर मैं बात करूं तो एग्जांपल है यहाँ पे NA,
नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये टॉपिक पूरा जो है अपना नीट के हिसाब से बहुत काम का है बेटा। नेप्थलीन एसिटिक एसिड और 2,4-D 2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड। 2,4-D यहाँ पे बेसिकली काम करता है, एक और काम है यहाँ पे 2,4-D का। ये बेटा बात करें कि डाइकॉट प्लांट्स के लिए एक तरह से क्या है, ये वीडीसाइड का काम करता है। तो यहाँ पे एक और चीज़ ध्यान रखनी है आपको कि 2,4-D जो है वीडीसाइड का भी काम करता है, किसके लिए, डाइकॉट प्लांट्स के लिए। वैसे तो अभी फंक्शन पढ़ेंगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें क्लियर हो ही जाएगी, पर फिर भी यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करना चाहूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्ट्रक्चर आपको गिवन है इंडोल एसिटिक एसिड का, इस तरह से स्ट्रक्चर यहाँ पे गिवन है आपको। डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिड 2,4-D का स्ट्रक्चर गिवन है, IBA का स्ट्रक्चर गिवन है, और NAA का स्ट्रक्चर भी आपको गिवन है। स्ट्रक्चर आपको बेसिकली याद रखना है, एक तो IAA का और अपन को बात करें IBA का। नेचुरल के आपके स्ट्रक्चर पूछे गए हैं कई बार, ठीक है, तो ये नीट के अंदर, और ये आपको स्ट्रक्चर यहाँ पे ध्यान रखने हैं। अपन बात करें ऑक्सीजन के बारे में, इसके फंक्शंस के बारे में, इसके फंक्शंस इंपॉर्टेंस रखते हैं भैया। हर एक प्लांट ग्रोथ प्रमोटर के और इनहिबिटर के फंक्शन आपको बिल्कुल रटंत याद होने चाहिए। अरे यार समझ रहा है ना, मतलब गेम पूरा यहाँ पे सिमटा हुआ है। यहाँ पे अगर अच्छे से आपने बैटिंग और बॉलिंग कर ली बेटा तो गेम जीतने के पूरे पूरे आसार हैं। टू इनिशिएट रूटिंग एंड स्टेम कटिंग्स फॉर प्लांट प्रोपोगेशन, कहने का मतलब है कि यहाँ पे जो काम का वर्ड है वो है कि टू इनिशिएट रूटिंग। अपन रूटिंग करा सकते हैं ऑक्सीजन की हेल्प से। ऐसे प्लांट जो है स्टेम की ऐसे प्लांट जो स्टेम कटिंग से ग्रो किए जाते हैं उनमें रूटिंग कराने में हेल्प में आता है कौन, ऑक्सीजन। इट प्रमोट फ्लावरिंग, फ्लावरिंग किस में कराता है बेटा, पाइनएप्पल के अंदर ये फ्लावरिंग करवाता है। टू प्रिवेंट फ्रूट एंड लीफ ड्रॉप एट अर्ली स्टेजेस, कहने का मतलब ये है कि फ्रूट और लीफ ड्रॉप का मतलब ये है कि एब्सिशन को रोकता है। इट प्रिवेंट एब्सिशन, ठीक है। इनडायरेक्टली अगर मैं बात करूं तो क्या करता है, इट प्रिवेंट द एब्सिशन ऑफ लीफ, मतलब फ्रूट एंड लीफ, बट इट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स। इट प्रमोट द एब्सिशन ऑफ ओल्डर लीव्स, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एंड इट प्रिवेंट द एब्सिशन ऑफ फ्रूट एंड लीफ एट अर्ली स्टेजेस, जब नए रहेंगे तो प्रिवेंट करेगा और बूढ़े हो जाएंगे तो प्रमोट करेगा। इंड्यूस पार्थेनोकार्पी इन टोमेटोज, पार्थेनोकार्पी का फंक्शन पता है ना आपको, क्या होती है पार्थेनोकार्पी की प्रोसेस होती है जिसमें बेटा विदाउट फर्टिलाइजेशन अपन फ्रूट फॉर्म करते हैं। तो जब फर्टिलाइजेशन से बिना फ्रूट फॉर्म होगा तो बेटा सीडलेस टोमेटो बनेंगे। कैसे टोमेटो बनेंगे, सीडलेस टोमेटो, क्योंकि वहाँ पे फर्टिलाइजेशन तो हुआ ही नहीं, तो ओव्यूल भी प्रेजेंट नहीं होगा, तो सीडलेस टोमेटो। इनडायरेक्टली दो क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, एक पार्थेनोकार्पी का और एक ये भी कि इस तरीके से पूछ सकता है कि सीडलेस टोमेटो कैसे बनते हैं, ऑक्सीजन के फंक्शन से बनते हैं। दे आर यूज्ड एज हर्बिसाइड्स, 2,4-D इज यूज्ड टू इन डाइकॉट, मैंने अभी अभी बताया आपको कि 2,4-D डाइकॉट वीड्स को किल करने के लिए यूज होता है, ठीक है। मोनोकॉट्स पे कोई इफेक्ट नहीं दिखाया गया, डज नॉट अफेक्ट मोनोकॉट प्लांट, इट इज यूज्ड टू प्रिपेयर वीड फ्री लॉन्स। कंट्रोल्स जाइलम डिफरेंशिएशन, हेल्प्स इन सेल डिवीजन, सेल डिवीजन में, और जाइलम डिफरेंशिएशन, जाइलम डिफरेंशिएशन का मतलब जाइलम के सेल्स को मैच्योर होने में हेल्प करता है कौन, ऑक्सीजन। जाइलम के सेल्स को मैच्योर होने में कौन हेल्प करता है, ऑक्सीजन हेल्प करता है। तो यहाँ पे सारे फंक्शन बहुत है आपके काम के हैं। अगर अपन बात करें ऑक्सीजन के ही और किसी फंक्शंस के बारे में, इन हायर प्लांट्स द ग्रोइंग एपिकल बड इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ लेटरल बड्स, कहने का मतलब है कि यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो आपको देख सकते हैं आप ऑक्सीजन का, वो है एपिकल डोमिनेंस। वो कौन सा है बेटा, एपिकल डोमिनेंस। ये बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है किसका, ऑक्सीजन का। मतलब ये ऊपर ऊपर टिप की ग्रोथ कराता है और साइड की जो ग्रोथ है ना लाला, उसको रोक के रखता है। ये तो झाड़ियां नहीं बनने देता, अरे लेंथ बढ़ने देता है। समझ में आ रहा है क्या गेम खेल रहे हैं। रिमूवल ऑफ शूट टिप्स, डीकैपिटेशन, मतलब अगर अपन चाहते हैं कि शूट टिप को रिमूव करें, अगर अपन चाहते हैं कि इसकी विड्थ बढ़े प्लांट की, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसका डीकैपिटेशन कर सकते हैं। उसकी शूट टिप को रिमूव कर दो। जैसे ही शूट टिप रिमूव करोगे बच्चे, वो साइड में ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगा। क्यों, क्योंकि उस जगह अब ऑक्सीजन काम नहीं करेगा, क्योंकि ऑक्सीजन तो कहां पे रहता है, टिप पे रहता है। टिप आपने कट कर दी और टिप जैसे कट करी तो साइड की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई। अरे आया समझ। ये अपन ने बात करी किसकी, ऑक्सीजन की। आप देख सकते हैं ऑक्सीजन यहाँ पे था, डीकैपिटेशन किया अपन ने तो बाहर की तरफ जो है बेसिकली यहाँ पे ग्रोथ होना शुरू हो गई है। एपिकल डोमिनेंस का डायग्राम आपको शो है। लेटरल बड्स यहाँ पे मौजूद हैं। एपिकल बड जैसे ही आपने रिमूव करी तो लेटरल बड्स ने जो है ग्रो करना स्टार्ट कर दिया है। अगर अपन सेकंड नंबर पे बात करते हैं बेटा जिस प्लांट ग्रोथ हार्मोन की, वो है जिब्रेलिन। जिब्रेलिन बेसिकली एसिडिक पीजीआरस होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। जिब्रेलिक एसिड
इसका डेरिवेटिव है ये बेसिकली एक्स जो ई क्रोसोवा है उसने स्टेल फिल्ट्रेट्स ऑफ जिब्रेला फिजियोकराई, मतलब ये फंगस है एक जिब्रेला फिजियोकराई, उसको वहाँ उसके अंदर से जो है डिस्कवर किया था पहली बार, किसको, बकाने डिजीज करती है, बहुत फेमस डिजीज है बेटा बकाने, ये जापान के अंदर एक डिजीज होती है जिसको फुल शील्डिंग डिजीज कहते हैं, राइस के अंदर ये बकाने डिजीज कहते हैं, ठीक है। और यहाँ पे क्या होने लगा कि बेसिकली जापान के किसानों ने ऑब्जर्व किया कि उनकी जो हेल्दी राइस सीडलिंग्स थे ना उसमें एक फंगस लगना शुरू हो गई, ठीक है, जिसका नाम था जिब्रेला फिजियोकराई। और वो जो फंगस है उसकी वजह से क्या होता है कि जो राइस है ना बेसिकली वो झुकना चालू हो गए थे, ठीक है, बहुत छोटे छोटे दाने बनना चालू हो गए थे। लेटर द एक्टिव सब्सटेंस वर आइडेंटिफाइड एज जिब्रेलिक एसिड, और इसी जिब्रेला फिजियोकराई फंगस से आगे जाके वहाँ पे बात करें कि एक जिब्रेलिक एसिड वहाँ पे आपको जो है एक्सट्रैक्ट हुआ। और अगर अपन बात करें कि इसके मोर देन 100 जिब्रेलिन्स अपन निकाले हुए हैं, अभी तक अपन ने आइडेंटिफाई किए हुए हैं फंजाई से और हायर प्लांट से। जिब्रेलिक एसिड या GA3 या टर्पीन्स जो है बेसिकली टर्पीन्स की केमिकल नेचर है, इज वन ऑफ द फर्स्ट डिस्कवर्ड एंड मोस्ट इंटेंसिवली स्टडीड क्या है ये जिब्रेलिन है, मतलब GA3 जो बेसिकली जिब्रेलिक जो एसिड है ये सबसे ज़्यादा इंटेंस स्टडी किया हुआ अभी तक जो है जिब्रेलिन हार्मोन है। जिब्रेलिन के फंक्शन की अगर हम बात करें, फंक्शन हर किसी प्लांट को का अपन को याद रखना है बेटा। फंक्शन की अगर हम बात करें तो सबसे पहला फंक्शन है कि लेंथ ऑफ एक्सिस बढ़ाते हैं, सो दे आर यूज टू इंक्रीज द लेंथ ऑफ ग्रेप्स स्टॉक्स। ग्रेप वाइन्स जहाँ पे कल्टीवेट की जाती हैं बेटा वहाँ पे जो है लेंथ ऑफ एक्सिस ये बढ़ाते हैं। एक्सिस का मतलब होता है जो बेसिकली दो नोड्स के बीच में जो इंटरनोड होता है उसकी जो लेंथ बढ़ाता है, ये कौन बनाता है, साइटोकाइनिन बनाता है, सॉरी जिब्रेलिन बढ़ाता है। तो अपन इनडायरेक्टली कह सकते हैं कि इंटरनोड एलोंगेशन भी करते हैं ये। अगर मैं बात करूं टू एलोंगेट एंड इंप्रूव द शेप ऑफ फ्रूट्स एज एप्पल, एलोंगेट का मतलब ये होता है कि उसका अब एलोंगेशन ऐसे भी हो सकता है ऐसे भी हो सकता है, तो बेसिकली अपन बात करें कि उसका शेप जो है फ्रूट एप्पल का वो यहाँ पे जो है मेंटेन करते हैं ये। द डिले सेनेसेंस, ये क्या करते हैं बेटा, ये डिले सेनेसेंस करते हैं, मतलब कहने का मतलब है सो द फ्रूट्स कैन बी लेफ्ट ऑन द ट्री टू एक्सटेंड द मार्केट पीरियड। अगर किसी फ्रूट का अपन को मार्केट पीरियड बढ़ाना है, किसी को अभी स्टोर करके बाद में बेचना है उसकी प्राइस बढ़ा के, तो अपन क्या कर सकते हैं, उसको जिब्रेलिक एसिड से ट्रीटमेंट दे सकते हैं। तो क्या करता है कि उस टाइप पे अपनी मैच्योरिटी को हैसन का मतलब होता है HSE, रोक देता है वो HSTN, तो इसको अपन ऐसे भी लिख सकते हैं डिले सेनेसेंस को कि भैया हैसन्स द मैच्योरिटी को वो हैसन कर देता है। दो तरीके से इसको याद रखा जा सकता है। अगर बात करूं GA3 इज यूज्ड टू स्पीड अप माल्टिंग प्रोसेस इन ब्रीविंग इंडस्ट्री। ब्रीविंग इंडस्ट्री वो होती है बेटा जहाँ पे क्या बनती है, बियर्स बनती है, अल्कोहल इंडस्ट्री जो होती है वो, और उसके अंदर बेटा माल्टिंग प्रोसेस, माल्टिंग मतलब सड़ाना, किसको, अब माल्टिंग किसके अंदर करते हैं, ग्राम के अंदर, बाल्डे के अंदर, तो उसकी माल्टिंग प्रोसेस से जो बियर या जो वाइन बनाई जाती है उस इंडस्ट्री के अंदर GA3 को यूज़ किया जाता है स्पीड अप करने के लिए। अगर मैं बात करूँ और फंक्शंस की, तो सबसे पहले ये एक फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है यहाँ पे कि शुगर कैन स्टोर शुगर इन स्टेम्स, तो स्प्रिंग शुगर कैन क्रॉप विद जिब्रेलिन इंक्रीज द लेंथ ऑफ द, अभी अभी बताया मैंने इंटरनोडल एलुंगेशन, वो जो चीज़ बताई वापस यहाँ पे रिपीट हुई है, ठीक है। इसके अलावा यील्ड ये इंक्रीज करता है 20 टन पर एकड़ के हिसाब से, ठीक है। स्प्रिंग जुवेनाइल कॉनिफर्स का मतलब जो अभी अभी बच्चे हैं थोड़े से, उन कॉनिफर्स फॉरेस्ट को अगर अपन GAs के हिसाब से करते हैं तो वो हैसेंस मैच्योरिटी पीरियड, मैंने यहाँ पे वो भी बताया था, वो हैसेंस मैच्योरिटी पीरियड वहाँ पे भी और यहाँ पे भी हैसेंस मैच्योरिटी पीरियड फॉर बोल्टिंग, ये एक इंपॉर्टेंट फंक्शन यहाँ पे आपको गिवन है, याद रखना है, ठीक है। ये बोल्टिंग के लिए यहाँ पे बेसिकली इंटरनोड एलोंगेशन जो अभी मैं बता के लिखा हूँ इन बीट, कैबेज एंड मैनी प्लांट्स विद रोजेट हैबिट। रोजेट हैबिट का मतलब ये होता है कि इस तरीके से ये इंटरनोडल एलोंगेशन तो बढ़ाएगा पर साथ में विड्थ भी बढ़ाते जाएगा, उसके साथ में विड्थ भी बढ़ाते जाएगा। तो ये यहाँ पे फंक्शन देख रहे हैं अपन किसका, जिब्रेलिन का। अगर बात करें साइटोकाइनिन्स पे, अगर आते हैं थर्ड नंबर के प्लांट ग्रोथ हार्मोन पे बेटा, तो एफ स्कूग और उसके साथ के जो कोवर्कर्स थे उन्होंने ऑब्जर्व किया कि इंटरनोडल सेगमेंट्स ऑफ टोबैको स्टेम, टोबैको सोलेनेसी फैमिली के अंदर आता है, तो जो टोबैको स्टेम थी उसकी इंटरनोडल एलोंगेशन जो हो रहा था वो द कैलस मास ऑफ अनडिफरेंशिएटेड सेल्स प्रोलिफरेट ओनली इफ द न्यूट्रिएंट्स मीडियम वाज सप्लीमेंटेड विद एक्सट्रैक्ट ऑफ वैस्कुलर टिश्यूज, एक्सट्रैक्टेड कोकोनट मिल्क और DNA। एफस्कू और उसके कोवर्कर ने लैब में काम करते हुए पाया कि टोबैको स्टेम का जो इंटरनोडल एलोंगेशन हो रहा था ना बेटा, वो किस वजह से हो रहा था, वो हो रहा था अगर उन्होंने उस न्यूट्रिएंट मीडियम के अंदर वैस्कुलर टिश्यूज का एक्सट्रैक्ट या बात करें यीस्ट का एक्सट्रैक्ट या कोकोनट मिल्क या DNA जब उसके अंदर मिलाया तो उसका जो इंटरनोडल एलोंगेशन था वो बहुत अच्छे से हो रहा था। बाद में स्कूल और मिलर साइंटिस्ट ने आइडेंटिफाई किया और क्रिस्टलाइज किया उस एक्टिव सब्सटेंस को और उसका नाम दिया काइनेटिन। क्या नाम दिया बेटा,
काइनेटिन। तो आपको सारे पॉइंट्स याद रखना है, एस्कू वाला पॉइंट याद रखना है, एस्कू एंड मिलर वाला पॉइंट याद रखना है कि काइनेटिन सबसे पहले जो आइडेंटिफाई करके और क्रिस्टलाइन फॉर्म में नाम दिया था वो एस्कू एंड मिलर ने दिया था। साइटोकाइनिन सबसे पहले डिस्कवर किया एज इन द फॉर्म ऑफ काइनेटिन N6-फॉस्फोराइल अमीनोप्यूरिन के नाम से, जो एडेनिन डेरिवेटिव के नाम से जाना जाता है। तो साइटोकाइनिन एडेनाइन डेरिवेटिव हो गए। एक चीज और पता लगी यहाँ पे, फ्रॉम द ऑटोक्लेव्ड हेरिंग स्पर्म डीएनए। हेरिंग स्पर्म डीएनए मतलब हेरिंग फिश के स्पर्म के डीएनए से निकाला गया क्या, साइटोकाइनिन निकाला गया पहली बार। ये पॉइंट आपको याद रखने योग्य है, यहाँ पे पूछा गया नीट के अंदर ये क्वेश्चन। काइनेटिन डज नॉट अकर नेचुरल इन प्लांट्स। काइनेटिन ऐसा सब्सटेंस है, अटैक प्लांट ग्रोथ हार्मोन है जो प्लांट्स के अंदर, ऐसा प्लांट ग्रोथ हार्मोन जो प्लांट के अंदर नेचुरल नहीं मिलता, बाहर से अपन को देना पड़ता है। ठीक है, अगर अपन बात करें तो जियाटिन जो कॉर्न कैनल्स और कोकोनट मिल्क से मिलता है वो भी एक नेचुरल सब्सटेंस है विद साइटोकाइनिन लाइक एक्टिविटीज। जियाटिन एक नेचुरल साइटोकाइनिन कह सकते हैं अपन, जो कि अपन को कॉर्न कर्नेल से मिलता है। ठीक है, देयर आर सम सिंथेटिक कंपाउंड्स विद सेल डिवीजन प्रमोटिंग एक्टिविटी। ठीक है, नेचुरल साइटोकाइनिन्स आर सिंथेसाइज्ड इन रीजन्स ऑफ रैपिड सेल डिवीजन। जो रैपिड सेल डिवीजन जहाँ पे हो रहा होता है, जैसे कि रूट अपाइसेस, शूट बर्ड्स और यंग फ्रूट्स, वहाँ पे नेचुरल साइटोकाइनिन आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो नेचुरली साइटोकाइनिन वैसे रेयर देखने को मिलेगा, पर कहाँ देखने को मिलेगा, इन द रूट अपाइसेस, शूट जो है बर्ड्स और यंग फ्रूट्स के अंदर आपको नेचुरली साइटोकाइनिन वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। अगर मैं बात करूँ आगे साइटोकाइनिन्स के कुछ और फंक्शंस की, जैसे कि बात करें अपन, दे प्ले रोल इन साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस तो आप जानते ही हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है साइटोकाइनेसिस। और अगर अपन बात करें, दे हेल्प टू प्रोड्यूस न्यू लीव्स, क्लोरोप्लास्ट इन लीव्स, लेटरल शूट ग्रोथ एंड एडवेंटिशियस शूट फॉर्मेशन। तो ये न्यू लीव्स को प्रमोट करते हैं, उसकी ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। दे हेल्प ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस। मतलब ये किसके एंटागोनिस्ट हो गए बेटा, यहाँ पे एंटागोनिस्ट हो गए किसके, प्रमोट कौन कर रहा था एपिकल डोमिनेंस को, वहां पे ऑक्सिन प्रमोट कर रहा था। और ये क्या कर रहे हैं, उसको दे ओवरकम द एपिकल डोमिनेंस, मतलब ओवरकम मतलब उसके ऊपर निकलते हैं, उसको दबाते हैं, उसको सप्रेस करते हैं और किसी और डोमिनेंस को शो करते हैं। तो ये किसके एंटागोनिस्ट हो गए बेटा, साइटोकाइनिन ऑक्सिन के एंटागोनिस्ट हो गए। इंटरनोडल एलोंगेशन कराएगा ऑक्सिन और टिप का एलोंगेशन कराएगा कौन, बात करें अपन ऑक्सिन। तो बेसिकली इंटरनोडल एलोगेशन करा रहा है वहाँ पे साइटोकाइनिन, और बात करें वहाँ पे जो करा रहा है वो कौन करा रहा है, ऑक्सिन। तो यहाँ पे एंटागोनिस्टिक फंक्शन होगा दोनों का, ये आपको ध्यान रखना। एक मेजर क्वेश्चन बनता है कि एंटागोनिस्टिक कौन है एक दूसरे से, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन। दे प्रमोट न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन व्हिच हेल्प्स इन द डिले ऑफ लीफ सेनेसेंस। वहाँ पे ओल्डर लीफ का जो है सेनेसेंस करा रहा था ऑक्सिन, और यहाँ पे साइटोकाइनिन उसी लीफ सेनेसेंस को क्या कर रहा है बेटा, रोक रहा है। अगर अपन 4th नंबर पे बात करते हैं, इथाइलिन पे C2H4 उसका फॉर्मूला है। कजिन्स यहाँ पे बेटा चाचा मामा मौसी के लड़के नहीं है, कजिन्स यहाँ पे बेसिकली साइंटिस्ट हैं। कजिन्स कंफर्म देयर रिलीज ऑफ वॉलेटाइल सब्सटेंस फ्रॉम राइपेंड ऑरेंजेस। उन्होंने क्या करा कि एक जगह वो बेटा फ्रिज लेके आया, फ्रिज में उन्होंने ऑरेंजेस रखी, तो वहाँ पे एक ऑरेंज जो है, एक केला भी रखा हुआ था बेटा, और केला जो पका हुआ था और ऑरेंजेस आज पकी थी। तो उनमें से क्या बेटा एक सब्सटेंस निकला, एक गैसियस वॉलेटाइल पीजीआर निकला, और वो पीजीआर निकल के उसने बाकी जो अनपकी अनराइपेंड ऑरेंजेस थी, यहाँ पे राइपन लिखा हुआ, मैंने एग्जांपल लिया है, अनराइपेंड ऑरेंजेस थी उनको राइपन कर दिया। या बात करें कि उन राइपन ऑरेंजेस में से एक गैसियस वोलेटाइल पीजीआर निकला जिसने बनाना को राइपन कर दिया, और बेसिकली द राइपनिंग ऑफ स्टोर्ड बनानास। लेटर दिस सब्सटेंस वाज आइडेंटिफाइड एज इथाइलिन। इसको क्या नाम दिया, इथाइलिन नाम दिया बाद में। इथाइलिन इज ए सिंपल गैसियस पीजीआर। अभी कह के निपटा हूं मैं कि इथाइलिन एक सिंपल गैसियस पीजीआर है बेटा, समझ तो रहा है ना तो क्या गेम चल रहा है। ठीक है, इट इज सिंथेसाइज्ड इन लार्ज अमाउंट्स बाय टिश्यू अंडरगोइंग सेनेसेंस एंड राइपनिंग फ्रूट्स। ये सेनेसेंस और राइपनिंग फ्रूट्स में जो टिश्यूज जान रहे होते हैं, ठीक है, जो सेनेसेंस और राइपनिंग फ्रूट्स जो होते हैं उनसे लार्ज अमाउंट्स में जो है सिंथेसाइज होता है कौन, इथाइलिन यहाँ पे, और रिलीज भी होता है। तभी तो पके हुए फ्रूट्स में से इथाइलिन जो पके फ्रूट्स उनको भी पका देता है। अगर इसके फंक्शंस की मैं बात करना चाहूँ तो इट इन्फ्लुएंसेस हॉरिजॉन्टल ग्रोथ ऑफ सीडलिंग्स। ये सीडलिंग्स की हॉरिजॉन्टल ग्रोथ कराता है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल ग्रोथ हो रही है सीडलिंग्स की यहाँ पे। अगर बात करूँ स्वेलिंग ऑफ एक्सिस एंड एपिकल हुक फॉर्मेशन इन डाइकॉट सिकलिंग। एपिकल हुक फॉर्मेशन भी कौन करा रहा है, ये एपिकल हुक है यहाँ पे। तो एपिकल हुक का फॉर्मेशन किसने कराया, यहाँ पे इथाइलिन ने कराया। और उसके अलावा क्या कराया बेटा, जो है हॉरिजॉन्टल जो है ग्रोथ कराई किसकी, सीडलिंग की। अगर अपन बात करें आगे, इट प्रमोट सेनेसेंस एंड एब्सिशन ऑफ प्लांट स्पेशली ऑफ लीव्स एंड फ्रूट्स। ये एब्सिशन का मतलब ये होता है कि भैया वहाँ पे अलग होने की कोशिश, अलग कर देगा ये प्लांट्स, किसको, फ्रूट्स को कर देगा, और उसके अलावा बात करें फ्लावर्स को कर देगा और लीव्स को कर देगा। इट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। राइपनिंग का मतलब पकना, फ्रूट की
जो पकने की जो क्षमता है उसको बढ़ाता है। इट एनहांसेस रेस्पिरेशन रेट को एनहांस कर देता है। रेस्पिरेशन एनहांस होगी तो उसकी मेटाबॉलिक या मेटाबॉलिज्म बढ़ जाएगा उस फ्रूट का, और जैसा मेटाबॉलिज्म जितना जल्दी मेटाबॉलिज्म बढ़ेगा वो फ्रूट उतना ही जल्दी पक जाएगा बेटा। तो इट इंक्रीजेस या एनहांसेस रेस्पिरेशन रेट ड्यूरिंग फ्रूट राइपनिंग, दिस इज कॉल्ड रेस्पिरेटरी क्लाइमेटिक। कहने का मतलब है कि रेस्पिरेशन क्लाइमेटिक जो है एक्टिविटी होती है जिसकी वजह से एथाइलिन की वजह से होती है, और ये एक्टिविटी कौन परफॉर्म करता है, एथाइलिन परफॉर्म करता है। तो ये पॉइंट याद रखना है आपको, बेसिकली ये पॉइंट याद रखना है और ये पॉइंट याद रखना है। इट ब्रेक्स सीड एंड बड डॉर्मेंसी, ये सीड और बड डॉर्मेंसी को ब्रेक करता है। इनिशिएट जर्मिनेशन इन पीनट सीड्स, कहने का मतलब है कि जो डॉर्मेंसी लाता है वो भी अपन नेक्स्ट हार्मोन देखने वाले हैं, वो डॉर्मेंसी लेके आता है और डॉर्मेंसी ब्रेक कौन करता है, एथाइलिन ब्रेक करता है। तो ये उसका एंटागोनिस्टिक हो जाएगा, ठीक है। और अगर अपन बात करें एथाइलिन के और किसी फंक्शंस की, तो इट प्रमोट्स रैपिड इंटरनोड पेटियोल एलोंगेशन, ये इंटरनोड एलोंगेशन भी करता है, रैपिड करवाता है, ठीक है। और पेटियोल एलोंगेशन, पेटियोल समझते हो ना कि पत्ती जिस पे अटैच होती है, एक मैं डायग्राम आपको बना रहा हूँ, ये पेटियोल होता है बेटा। यहाँ पे जो आपको गिवन है दिस इज पेटियोल, ये पीटीओल है। तो इस पीटीओल का एलोंगेशन कराता है कौन, जो है इथाइलिन एलोंगेशन कराता है। इट इन डीप वाटर राइस प्लांट्स, डीप वाटर राइस प्लांट्स मतलब राइस तो वैसे भी डीप वाटर में जो है वाटर की रिक्वायरमेंट होती है काफ़ी राइस के अंदर, वहाँ पे उगता है तो वहाँ पे ये करवाता है। इट हेल्प्स लीव्स और अपर्ट पार्ट ऑफ द शूट टू रिमेन अबव वाटर, ये जो लीव्स होती हैं उनको जो है बेसिकली जो राइस के लीव्स की बात हो रही है यहाँ पे, उनको प्लांट से ऊपर रखने की कोशिश पूरी करता है। इट प्रमोट्स रूट ग्रोथ एंड रूट हेयर फॉर्मेशन, ये रूट ग्रोथ करवाता है, रूट हेयर फॉर्मेशन भी कराता है। तो बहुत सारी चीजें करवा रहा है यार, मल्टीटास्किंग आदमी ये, आदमी नहीं सर हार्मोन है, हाँ बिल्कुल हार्मोन है, मल्टीटास्किंग हार्मोन है। कौन, यहाँ पे एथाइलिन रूट ग्रोथ और रूट हेयर फॉर्मेशन भी करा रहा है, जिसकी वजह से इंक्रीज हो रहा है एब्जॉर्प्शन एरिया। यूज टू इनिशिएट फ्लावरिंग एंड फॉर सिंक्रोनाइजिंग फ्रूट्स एंड पाइनएप्पल्स, फ्रूट सेट का मतलब ये होता है कि वहाँ पे पाइनएप्पल का आपने शेप देखा है, तो उसके अंदर जो फ्रूट सेट मतलब एक साथ जो फ्रूट राइपनिंग होती है वो कराता है, इथाइलिन करवाता है। इट ऑल्सो इंड्यूसेस फ्लावरिंग इन मैंगो, मैंगो के अंदर फ्लावरिंग बहुत इंपॉर्टेंट बेटा, सिंस इथाइलिन रेगुलेट्स सो मेनी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, इट इज़ वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर, ये बहुत ही ज़्यादा वाइडली यूज होता है एग्रीकल्चर के अंदर इथाइलिन जो बेसिकली। और अपन बात करें इसकी और फंक्शंस की, तो इट इज़ वाइडली यूज सोर्स ऑफ इथाइलिन इथेफॉन, इथेफॉन के नाम से बाजार में आपको काफ़ी देखने को मिल जाएगा बेटा, इथेफॉन के नाम से आपको बाजार में काफ़ी देखने को मिल जाएगा। इथेफॉन इन एन एक्वस सॉल्यूशन इज रेडिली एब्जॉर्ब्ड एंड ट्रांसपोर्टेड विद इन द प्लांट एंड रिलीज इथाइलिन स्लोली, ठीक है। प्लांट पकने में अगर आपको कोई अध पके रह गए या कच्चे रह गए, उनको पकाया जा सकता है इथाइलिन के सॉल्यूशन से। इथेफॉन हैजन्स फ्रूट राइपनिंग इन टोमेटोज एंड एप्पल्स एंड एस्केलेट्स एब्सिशन इन फ्लावर्स एंड फ्रूट्स, ठीक है। बेसिकली बात करें अपन तो यहाँ पे एब्सिशन बढ़ाएगा, ठीक है, एब्सिशन को तो एक्सीलरेट करेगा, और जो राइपनिंग है उसको टोमेटो के और अंदर और एप्पल्स के अंदर बेटा क्या करेगा, हैसेंस करेगा उसकी मैच्योरिटी को। ये अपन देख रहे हैं इथाइलिन का फंक्शन। अगर लास्ट जो पीजीआर अपन देखें, एब्सिसिक एसिड के नाम से यहाँ पे पीजीआर गिवन है आपको, और एब्सिसिक एसिड में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि बेसिकली ये मिड 1960s में जो है रिपोर्ट हुआ कि 3 काइंड ऑफ इनिबिटर बी, एब्सिसिन सेकंड एंड डॉर्मिन, इस 3 तरह के इनिबिटर का जो है डिस्कवरी हुई थी कहाँ पे, मिड 1960s के अंदर। तो इन कंबाइंड नाम दिया गया एब्सिसिक एसिड के नाम से। एब्सिसिक एसिड या एबी अपन इसको कह सकते हैं, जो डेरिवेटिव है इसका कैरोटीनॉइड्स, पढ़ा है ना अपन, कैरोटीनॉइड्स का डेरिवेटिव है बेटा। इट रेगुलेट्स एब्सिशन एंड डॉर्मेंसी, ये रेगुलेट्स करता है किसको, एब्सिशन और डॉर्मेंसी को, मतलब एब्सिशन तो कराएगा एब्सिसिक एसिड, और क्या कराएगा बेटा, डॉर्मेंसी को भी प्रमोट कराएगा ये, ठीक है। प्लांट की ग्रोथ को रोकेगा, सीडलिंग को बाहर आने से रोकेगा। उसके अलावा एब्सिशन मतलब जल्दी ही बूढ़ा जो है मतलब प्लांट से अलग करने की कोशिश करेगा। ऐसे फंक्शंस में सबसे पहले आता है इनिबिटर ऑफ प्लांट ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म, ये इनिबिटर है किसका, प्लांट ग्रोथ का और मेटाबॉलिज्म का। इट इनिबिट सीड जर्मिनेशन, सीड जर्मिनेशन ये ही डॉर्मेंसी है बेटा। जो सीड जर्मिनेशन को एनिबिट कर रहा है ना, यही डॉर्मेंसी है। इट स्टिमुलेट्स क्लोजर ऑफ स्टोमेटा इन द एपिडर्मिस, ये एब्सिसिक एसिड याद है ना यार, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स में ट्रांसपिरेशन, हाँ सर बिल्कुल याद आया, ट्रांसपिरेशन प्रमोट करता है। ट्रांसपिरेशन क्या करता है बेटा, ये जो है स्टॉप करता है स्टोमेटा के जो ओपनिंग है उसको, एंटागोनिस्टिक फंक्शन लाके, और क्या करता है बेटा, बंद करता है स्टोमेटा को, और वही क्या है इसका बेटा फंक्शन है। इट इंक्रीजेज द टॉलरेंस ऑफ प्लांट्स टू वेरियस काइंड ऑफ स्ट्रेसेस, इसको स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट को बेटा अलग अलग कंडीशन में जब ग्रो कराते हैं तो उसको अलग अलग स्ट्रेसेस होते हैं। ड्रॉट स्ट्रेस हो सकता है, वाटर का स्ट्रेस हो सकता है,
पीएच स्ट्रेस हो सकता है, मतलब पीएच अगर ऊपर नीचे हो गया तो प्लांट को ग्रोथ करने में दिक्कत आएगी, अगर ड्रॉट कंडीशन आ गई तो प्लांट को ग्रोथ करने में दिक्कत आएगी। तो वहाँ पे लाला ऐसी बात है कि ये स्ट्रेस से बचाता है, ठीक है, मतलब प्लांट को हिम्मत देता है कि नहीं भाई साहब आपको ग्रो करना ही पड़ेगा, ठीक है, कर हर मैदान फतेह, ये प्लांट से कहता है, इसलिए इसका नाम है स्ट्रेस हार्मोन। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन एंड डॉर्मेंसी, एक इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है बेटा। तो वही मैं आपको कह रहा था आपको कि फंक्शन इसके काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इट इज़ एन इंपॉर्टेंट रोल इन सीड डेवलपमेंट, मैच्योरेशन, डॉर्मेंसी, मतलब कितने टाइम तक सीड अंदर रहेगा और प्लांटलेट की तरह फॉर्म में बाहर नहीं आएगा, ये डिपेंड करता है कि एब्सिसिक एसिड कितना फंक्शन उसके अंदर कर रहा है। सीड डॉर्मेंसी बाय एबी हेल्प्स टू विदस्टैंड डेसिकेशन एंड अदर फैक्टर्स अनफेवरेबल फॉर ग्रोथ। अगर सपोज करो अपन ने जब सीड डाला तब तो बाढ़ नहीं आई थी, पर बाढ़ आई तो सीड को अंदर रहने में ही भलाई है, वरना बाहर आएगा तो सीड वेस्ट हो जाएगा। तो ये एब्सिसिक एसिड उसको रोक के रखेगा, नहीं बेटा अभी बाहर नहीं जाना, ये बेटा मम्मी है एक तरह से, किसकी, सीड की मम्मी है। मम्मी जैसे धूप में नहीं खेलने देती ना बाहर, समर स्ट्रोक हो जाएगा, हीट स्ट्रोक हो जाएगा, इसी वजह से ये भी कहता है कि नहीं बेटा अभी बाहर नहीं जाना, अभी अब फेवरेबल कंडीशंस आने दे, जैसे शाम होगी बाहर खेलने जाना आराम से, वैसे यहाँ पे भी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो एब्सिसिक एसिड बोलेगा हाँ निकल जा, चल बाहर चल, निकल निकल निकल। तो यही बात कौन कर रहा है, एब्सिसिक एसिड यहाँ पे फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। इंट्रैक्शंस ऑफ, अगर हम पीजीआर देखें कि कुछ पीजीआर्स का इंट्रैक्शन अपन आपस में देखें, पीजीआर्स प्ले इंडिविजुअलिस्टिक और सिनर्जिस्टिक रोल, मतलब इंडिविजुअल भी अपना कुछ रोल अदा करते हैं और सिनर्जिस्टिक मतलब आपस में भी कॉम्प्लीमेंट्री रोल भी अदा करते हैं, कुछ कॉम्प्लीमेंट्री अदा करते हैं, कुछ एंटागोनिस्टिक अदा करते हैं। अगर मैं पीजीआर की इंट्रैक्शन की एबिलिटी की बात करूँ बेटा वहाँ पे, तो कुछ पीजीआर जैसे कि मैंने अभी बताया आपको ऑक्सिन और साइटोकाइनिन, ऑक्सिन और साइटोकाइनिन की अगर मैं जिक्र करूँ बेटा तो वो एंटागोनिस्टिक भी रोल अदा करते हैं, ठीक है। पीजीआर इंटरेक्ट टू अफेक्ट डॉर्मेंसी इन सीड्स, बर्ड्स, एब्सिशन, फ्लावरिंग, सेनेसेंस, वर्नलाइजेशन, एपिकल डोमिनेंस, वर्नलाइजेशन अपन देखने वाले हैं, एपिकल डोमिनेंस, सीड जर्मिनेशन, प्लांट मूवमेंट्स, इन सब में एंटागोनिस्टिक रोल किसका अंदर जो है प्लांट ग्रोथ का आपस में होता है। इन मोस्ट केसेस एबी एक्ट्स एज एन एंटागोनिस्टिक टू जीए, ये आपको ध्यान रखनी है लाइन कि एबी जो है वहाँ पे बेसिकली बात करें अपन, ये वाली लाइन आपको, इन मोस्ट केसेस एबीए एक्ट एज एंटागोनिस्टिक जो जी है, जिर्बलिक एसिड के एंटागोनिस्टिक कौन काम करता है बेटा, एबीए काम करता है, बिल्कुल ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। अगर अपन बात करें फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग द एक्शन ऑफ पीजीआर की, कुछ फैक्टर जो इन्फ्लुएंस करते हैं, ठीक है, कुछ फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करेंगे पीजीआर की एक्टिविटी को, जो इंट्रेंसिक फैक्टर्स है इनको जीनोमिक कंट्रोल कहते हैं, वो अपने हाथ में नहीं है। एक्सट्रिंसिक फैक्टर जैसे कि लाइट और टेम्परेचर आप देख सकते हैं, अगर किसी के लाइट, रोल ऑफ लाइट एंड टेम्परेचर इन फ्लावरिंग अपन देखने जा रहे हैं बेटा यहाँ पे। अगर अपन लाइट और टेम्परेचर का अलग अलग रोल देखें, सबसे पहले लाइट का रोल देखते हैं जिसको फोटो पीरियडिज्म के नाम से भी जाना जाता है। इट इज़ द रेस्पॉन्स ऑफ प्लांट, ये प्लांट का रेस्पॉन्स है बेटा लाइट के लिए, to the duration of the light, to the periods of day or night. Some plants require light to induce flowering. कुछ प्लांट्स ऐसे हैं जिनको बेटा रिक्वायरमेंट होती है लाइट की ताकि उनमें फ्लावरिंग हो सके। बेस्ड ऑन द लाइट ड्यूरेशन प्लांट्स आर इन 3 ग्रुप्स, प्लांट डिवाइडेड हो रखे हैं 3 ग्रुप में बेस्ड ऑन द लाइट ड्यूरेशन, किसको कितनी लाइट की रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस पे हमने प्लांट को डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले बात करें अपन लॉन्ग डे प्लांट्स की। लॉन्ग डे प्लांट्स वो होते हैं बेटा, ध्यान रखने वाली बात है, दे रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर ए पीरियड एक्सेसिंग a well defined critical duration, exceeding a well defined critical duration। कहने का मतलब एक क्रिटिकल ड्यूरेशन होता है, किसी भी क्रिटिकल ड्यूरेशन का मतलब ये होता है कि इतने तक तो अपन को लाइट देनी ही देनी है, ठीक है। अब ये जो लॉन्ग डे प्लांट्स होते हैं इनको एक्सपोजर चाहिए होता है लाइट का फॉर ए पीरियड एक्सीडिंग अ वेल डिफाइंड क्रिटिकल ड्यूरेशन। लॉन्ग डे प्लांट्स को आप देख सकते हैं कि यहाँ पे क्रिटिकल ड्यूरेशन था उनका, मतलब यहाँ तक तो लाइट देनी थी, पर अगर इस लाइट के नीचे आपने, इस क्रिटिकल ड्यूरेशन के नीचे अगर आपने लाइट दी तो ये प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा, प्लांट ग्रोथ नहीं करेगा, इसके ऊपर ही आपको क्या देनी पड़ेगी बेटा, लाइट देनी पड़ेगी। तो क्रिटिकल ड्यूरेशन का मतलब ये है कि इस क्रिटिकल ड्यूरेशन, अगर किसी प्लांट को 12 घंटे की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, फ्लावरिंग के लिए, अगर आपने 12, ये क्रिटिकल ड्यूरेशन हो गया 12 घंटे, इससे ऊपर ही आपको लाइट देनी पड़ेगी। 12 घंटे से ऊपर अगर आपने लाइट दी तो ही वो फ्लावरिंग करेगा, अगर 12 घंटे से नीचे आपने दी लाइट तो वो फ्लावरिंग नहीं करेगा। मतलब उस क्रिटिकल ड्यूरेशन से ऊपर ही आपको लाइट देनी है। क्रिटिकल ड्यूरेशन मतलब कि वहां तक तो लाइट भाई साहब देनी पड़ेगी, तो 12 घंटे लाइट देनी पड़ेगी, उससे ऊपर अगर आपने दी तो ही वो फ्लावरिंग करेगा, अगर उससे नीचे आपने दी 12 घंटे से नीचे तो फ्लावरिंग नहीं करेगा। शॉर्ट डे प्लांट्स की अगर बात करूं, दे रिक्वायर द एक्सपोजर टू लाइट फॉर ए पीरियड लेस देन द क्रिटिकल ड्यूरेशन। इनका उल्टा कर दो सिर्फ, ठीक है,
आपको इनका जो क्रिटिकल पीरियड है ना, उस जैसे इनको 12 घंटे से कम ही लाइट देनी है तभी फ्लावरिंग करेंगे, अगर ज़्यादा दे दी तो ये फ्लावरिंग नहीं करेंगे। मतलब क्रिटिकल ड्यूरेशन 12 घंटा जो है ना, उस 12 आवर से आपको कम ही लाइट देनी है। 12 आवर से कम लाइट दोगे तो ठीक है, पर उस 12 आवर से ऊपर आपने लाइट दे दी तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देंगे। ठीक है बेटा। डे न्यूट्रल प्लांट्स जो है डीएनपी जिनको अपन कहते हैं शॉर्ट में, दे हैव नो कोरिलेशन बिटवीन एक्सपोजर टू लाइट ड्यूरेशन एंड ड्यूरेशन ऑफ फ्लावरिंग। मतलब उनका फ्लावरिंग से और ड्यूरेशन ऑफ लाइट से कोई लेना देना नहीं है, वो अपने हिसाब से ग्रो करते रहेंगे, आप ज़्यादा दो कम दो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। दोबारा से रिपीट करूंगा, लॉन्ग डे प्लांट्स वो हैं जिनको सपोज करो कि 12 आवर्स तक की आपको लाइट उससे ज़्यादा ही देनी है। ठीक है, ज़्यादा दोगे तभी वो ग्रो करेंगे, 12 आवर्स से कम में ग्रो। एग्जाम्पल ले रहा हूँ 12 आवर्स में, फिक्स टाइम नहीं है, बस क्रिटिकल ड्यूरेशन आप उस 12 आवर्स को क्रिटिकल ड्यूरेशन मान सकते हैं। शॉर्ट डे प्लांट्स में ऐसा है कि आपको वो क्रिटिकल ड्यूरेशन मतलब वो 12 घंटे जो है वो जो है बेसिकली आपको देने ही पड़ेंगे। मतलब वो तो उससे कम ही देना है आपको, उससे ज़्यादा दिया तो उसमें फ्लावरिंग नहीं होगी, और डे न्यूट्रल में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर मैं बात करूं यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको एक जो है यहाँ पे गिवन है शॉर्ट लाइट या फिर लॉन्ग डार्क की बात करूं कि लॉन्ग डार्क जिनको चाहिए होता है, ये एसडीपी प्लांट है बेटा। कौन से प्लांट है? शॉर्ट डे प्लांट। क्योंकि यहाँ पे लाइट का ड्यूरेशन 8 घंटे का चाहिए था और उनको 16 घंटे का अनइंटरप्टेड लाइट पीरियड चाहिए होता है। इस पीरियड के दौरान अगर आपने हल्की सी भी लाइट फेंक दी बेटा तो इनको लाइट की रिक्वायरमेंट थी नहीं, इनको अंधेरा ज़्यादा पसंद है, अंधेरा कायम रहे में बिलीव करते हैं ये। तो बेसिकली इनको 8 घंटे की ड्यूरेशन की चाहिए, जो क्रिटिकल ड्यूरेशन हो गया 8 घंटे। क्या हो गया बेटा? ये क्रिटिकल ड्यूरेशन हो गया यहाँ पे, क्रिटिकल ड्यूरेशन पीरियड हो गया, और ये प्लांट्स एसडीपी कहलाएंगे बेटा। तो 8 घंटे क्रिटिकल ड्यूरेशन, इससे ज़्यादा इनको लाइट नहीं चाहिए, इनको रात या अंधेरे का पीरियड ज़्यादा चाहिए, वो भी कैसा? अनइंटरप्टेड चाहिए। कैसा चाहिए बेटा? अनइंटरप्टेड चाहिए, वरना ये फ्लावरिंग जो है ना रुक जाएगी इसकी। अगर आपने इसमें लाइट डाल दी ना 16 घंटे के अंदर कभी तो इसकी फ्लावरिंग रुक जाएगी। मतलब इनको अनइंटरप्टेड लाइट पीरियड चाहिए, अनइंटरप्टेड डार्क पीरियड चाहिए, और 8 घंटे की लाइट चाहिए, बस। ये एसडीपी प्लांट्स का ग्राफ है यहाँ पे। अब आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे अगर 8 घंटे की सनलाइट और 8 घंटे की जो है अपन ने बात करेंगे लो इंटेंसिटी लाइट, और 8 घंटे की जो है ये डार्क, ये डे न्यूट्रल जो है बात करें अपन, ये यहाँ पे लॉन्ग डे प्लांट्स, यहाँ पे शॉर्ट डार्क पीरियड शॉर्ट लाइट। ठीक है, पर दोनों को मिला के लॉन्ग डाइट जो है बात करें अपन हो गया है। तो ये क्या है? प्लांट रिमेन वेजिटेटिव, प्लांट वेजिटेटिव रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे शॉर्ट लाइट और लॉन्ग डार्क पीरियड अनइंटरप्टेड दिया आपने, अगर एक हल्का से फ्लैश ऑफ लाइट हुआ तो प्लांट वेजिटेटिव रह जाएगा और फ्लावरिंग नहीं कर पाएगा। तो आपको अनइंटरप्टेड देना है एसडीपी के अंदर, तीनों एसडीपी का ही ग्राफ है। अगर अनइंटरप्टेड दोगे तो फ्लावरिंग, थोड़ा सा भी आपने लो इंटेंसिटी दे दी, ज़्यादा 8 घंटे से ज़्यादा दी, पर लो इंटेंसिटी क्या बाबा, उसको चाहिए नहीं इतना 8 घंटे से ऊपर लाइट, तो फ्लावरिंग नहीं करेगा वो। और यहाँ पे लॉग जो अनइंटरप्टेड फ्लैश लाइट में भी आपने अगर एक फ्लैश लाइट भी हल्की सी छोड़ दी तो वो जो है फ्लावरिंग नहीं करेगा। तो भैया इनको अंधेरे में रहना है, इनको सोने दो 16 घंटे, आप इनको लो इंटेंसिटी मून लाइट जलाने की भी जरूरत नहीं है आपको। तो समझ रहे हो, अंधेरे में सोना पसंद है, अंधेरा बिल्कुल अंधेरा कायम रहे। ये यहाँ पे समझाया गया बेटा फोटोपीरियडिज्म के अंदर। सेकंड जो है बेटा टेम्परेचर का इफेक्ट अपन देख रहे हैं, वर्नेलाइजेशन। इट इज द फिनोमेना इन विच सम प्लांट्स डिपेंड्स क्वांटिटेटिवली और क्वालिटेटिवली ऑन एक्सपोजर टू लो टेम्परेचर और फ्लावरिंग। उनको फ्लावरिंग के लिए लाइट की जरूरत पड़ रही थी फोटोपीरियडिज्म में। वर्नेलाइजेशन में यहाँ पे टेम्परेचर पे बेस फ्लावरिंग होती है। इनको क्या चाहिए होता है बेटा, एक फिनोमेना है ये, इनके अंदर कुछ प्लांट्स को इनकी जो फ्लावरिंग है या तो क्वालिटी वाइज या क्वांटिटी वाइज, या तो ऐसा होगा कि अगर आपने वो पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं दिया तो इनके क्वांटिटी वाइज फ्लावरिंग कम होगी या क्वालिटी वाइज कम होगी, और अगर आपने वो टेम्परेचर पर्टिकुलर दे दिया तो क्वांटिटी भी अच्छी मिल सकती है और क्वालिटी भी अच्छी आपको मिल सकती है। इससे एडवांटेज क्या होंगे? इट प्रिवेंट्स प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट लेट इन द ग्रोइंग सीजन। कहने का मतलब है कि वर्नेलाइजेशन जो है ना, अब जैसे अगर पर्टिकुलर टेम्परेचर नहीं मिला तो फ्लावरिंग नहीं करेगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा तो इसका जो फ्लावरिंग का पीरियड है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, उसका जो फ्लावरिंग का पीरियड है वो बढ़ जाएगा, तो उसका फ्लावरिंग का पीरियड बढ़ जाएगा तो उसका रिप्रोडक्टिव पीरियड भी बढ़ गया ना, तो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोक देता है। वो प्रिकॉशियस रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट को रोक देता है कि भैया अगर रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट पहले हो गया, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर की रिक्वायरमेंट से पहले हो गया, तो आगे जाके दिक्कत आएगी, फिर सीड बनना वो मुश्किल हो जाएगा, पॉलिनेशन वहाँ पे नहीं हो पाएगा। और एक और चीज़, इट एनेबल्स द प्लांट टू हैव सफिशिएंट टाइम टू रीच मैच्योरिटी। ये प्लांट को पहले वेजिटेटिव ग्रोथ करने देता है कि भाई साहब आप पहले वेजिटेटिव ग्रोथ कर लो आराम से, उसके बाद रिप्रोडक्टिव ग्रोथ करेंगे तो टेंशन की कोई बात नहीं है। इस पर्टिकुलर टेम्परेचर में मैं क्या करूँगी बेटा, फ्लावरिंग करूँगी। ऐसा मैं नहीं कह रहा, ऐसा ये प्लांट कह रहा होता है। एग्जाम्पल जैसा वर्नेलाइजेशन आप देख सकते हैं, स्प्रिंग वैरायटी और विंटर वैरायटी, बहुत जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। स्प्रिंग वैरायटीज़ की अगर बात करूँ, दीज आर नॉर्मली प्लांटेड इन द स्प्रिंग। ये स्प्रिंग में प्लांट हुआ है,
स्प्रिंग सीजन मतलब जो है फरवरी मार्च का सीजन है, ठीक है। एंड फरवरी नहीं, फरवरी ऑटम आता है, स्प्रिंग मतलब मार्च में। एंड कम टू फ्लावर एंड प्रोड्यूस ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। ग्रोइंग सीजन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे इन्होंने फ्लावरिंग कर दी और प्रोड्यूस कर दिया ग्रेन बिफोर द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन। ये स्प्रिंग वेराइटी है। कहने का मतलब है कि इन्होंने स्प्रिंग में ही ग्रो किया, अपन ने स्प्रिंग में इन्होंने प्लांट किया अपन ने स्प्रिंग में, और स्प्रिंग मतलब इनका ग्रोइंग सीजन जब आएगा, ठीक है, उससे एंड से पहले ही क्या करेंगे, फ्लावरिंग कर लेंगे, और उसके अलावा क्या करेंगे बेटा, ग्रेन प्रोड्यूस कर देंगे, मतलब पूरी हार्वेस्टिंग हो जाएगी ग्रोइंग सीजन से पहले ही, ठीक है। जब इनका ग्रोइंग सीजन आना होगा उससे पहले ही यहाँ पे क्या होगी, फ्लावरिंग हो गई और वो सब हो गया, तो लॉस नहीं होगा। उस टाइम पे इंसेक्ट्स वगैरह जो आने होते होंगे उनको कुछ मिलेगा ही नहीं, पहले ही ग्रोइंग वगैरह सब हो गया, कल निमट गई स्प्रिंग वैरायटी की। विंटर वैरायटी की अगर मैं बात करूं, इफ दे प्लांटेड इन स्प्रिंग वुड नॉर्मली फेल टू फ्लावर। अगर ये प्लांटिंग किए जाए, विंटर वैरायटी को स्प्रिंग में प्लांट कर दिया जाए तो ये फ्लावरिंग नहीं कर पाएंगे और प्रोड्यूस मैच्योर ग्रेन नहीं कर पाएंगे विद इन स्पान ऑफ ए फ्लावरिंग सीजन। हेंस दे आर प्लांटेड इन ऑटम। इनको ऑटम मतलब बात करें अपन पतझड़ के मौसम में प्लांट किया जाता है। दे जर्मिनेट ओवर विंटर, ठीक है, दे जर्मिनेट एंड ओवर विंटर कम आउट एज स्मॉल सीडलिंग्स। मतलब वो जर्मिनेट करते हैं और पूरी विंटर निकल जाने के बाद फिर वो सीडलिंग के फॉर्म में निकल के आते हैं। तो उस टाइम पे अगर हार्म करने वाले इंसेक्ट्स वगैरह कुछ आते होंगे तो उनको कुछ नहीं मिलता होगा, उसके बाद ही वो ग्रो होते हैं, रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट उसके बाद ही करते हैं, और ग्रोथ को स्प्रिंग सीजन में जाके जो है वो करते हैं। एंड हैव हार्वेस्टेड यूजुअली अराउंड द मिड समर, और मिड सेकंड में जाके इसकी हार्वेस्टिंग होती है। अगर स्प्रिंग में ग्रो करा आपने तो ग्रोइंग सीजन से पहले ही वो सारी चीज़ें कर लेंगे, ठीक है। और अगर अपन बात करें विंटर वैरायटी की, तो विंटर वैरायटी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर मिलेगा तभी उसके बाद क्या करेगी बेटा, वो ग्रो करेगी। तो विंटर के अंदर वो हेजेंस हो गया मैच्योरिटी पीरियड, और उसके बाद जब उनका टेम्परेचर मिला स्प्रिंग सीजन वाला, तब जाके उन्होंने ग्रोथ करी, और मिड समर में जाके उनका बेटा क्या हुआ, हार्वेस्टिंग हुआ। तो यही इफेक्ट है किसका, वर्नलाइजेशन का। समझ में आया कि नहीं, ये इफेक्ट है किसका बेटा, वर्नलाइजेशन का। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं यहाँ पे वर्नलाइजेशन के। वर्नलाइजेशन इन बाइनियल प्लांट्स, बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं बेटा जो कि, बाइनियल प्लांट्स कौन से होते हैं, जो अपनी ही लाइफ साइकिल, ठीक है, एक सीजन में 2 बार अपनी लाइफ साइकिल जो है कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। बाइनियल प्लांट्स का मतलब ये होता है कि वो एक ही साल के अंदर अपना रिप्रोडक्टिव फेज और फ्लावरिंग फेज कंप्लीट कर लेते हैं। बाइनियल्स आर मोनोकार्पिक प्लांट्स दैट नॉर्मली फ्लावर एंड डाई इन द सेकंड सीजन, ठीक है। सेकंड सीजन के अंदर वो मर जाते हैं, एक सीजन के अंदर वेजिटेटिव ग्रोथ, एक सीजन के अंदर रिप्रोडक्टिव ग्रोथ। एग्जांपल शुगर बीट, कैबेज, कैरेट। सब्जेक्टिंग द ग्रोइंग ऑफ ए बाइनियल प्लांट टू ए कोल्ड ट्रीटमेंट स्टिमुलेट्स सब्सिक्वेंट फोटोपीरियडिक फ्लावरिंग रेस्पॉन्स। अगर इन्हीं बाइनियल प्लांट्स को अपन बेटा इनका वो कराएं, अपन क्या कराएं, इनका जो बेसिकली अपन बात करें तो इनको जो अपन लो पीरियड देंगे वहाँ पे तो ये जल्दी फ्लावरिंग करेंगे और उसके बाद ग्रोथ कर लेंगे। तो ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे बेसिकली, ये अपन बात कर रहे हैं यहाँ पे चैप्टर यहाँ पे खत्म कर लिया है, समझ लिया है सारी बातों को कि भैया किस तरीके से क्या चीज़ होगी। शुरुआत करी थी अपन ने जो प्लांट ग्रोथ से कि ग्रोथ डेवलपमेंट कैसे होता है, और सारे हार्मोन्स को स्टडी करते हुए अपन यहाँ पे पहुँचे। हर एक हार्मोन को देखा, उसका एंटागोनिस्ट फंक्शन देखा, एज वेल एज उसका प्रमोटिंग फंक्शन भी अपन ने देखा। ऑक्सिन की बात करें तो एपिकल डोमिनेंस की बात करी वहाँ पे, और अगर जो है जिब्रेलिन की बात करें तो अपन ने वहाँ पे देखा कि बगाने डिजीज हुई थी, वहाँ से वो डिस्कवर हुआ। और उसके बाद बात करें अपन ने साइटोकाइनिन की बात करी तो ऑक्सिन साइटोकाइनिन का कॉम्बिनेशन वहाँ पे देखा अपन ने, ठीक है। और अगर बात करिए अपन ने वहाँ पे इथाइलिन की तो वहाँ पे देखा कि भैया राइपनिंग करवाता है वो, और भी बहुत सारी चीज़ें अपन ने देखी एब्सिसिक एसिड के अंदर कि सेनेसेंस को जो है प्रमोट करता है वो। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ये है कि प्लांट ग्रोथ और डेवलपमेंट की अपन ने बात करी, समझा हर एक हार्मोन का फंक्शन, और यहाँ पे कंप्लीट अपन ने कर लिया है। फिर फोटो पीरियड की बात करी तो फोटो पीरियड में लाइट का ड्यूरेशन कितना इंपॉर्टेंस रखता है फ्लावरिंग के लिए वो देखा। फिर बात करी वर्नलाइजेशन की तो टेम्परेचर का इंपॉर्टेंस देखा अपन ने प्लांट के अंदर, और ये सारी बातें करी है, समझी है, जानी है। और इन सारी चीज़ों को कवर अप करके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अपन ने डिस्कस किए कि कैसे क्या पे नीट के अंदर जो है कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है। तो ये बात करी, बाकी बातें करेंगे अपन अगले लेक्चर में। तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक केयर।